हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए nवीं कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय वेग और nवीं कक्षा की त्रिज्या का मान ज्ञात कर चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं। इसी श्रेणी में या इसी क्रम में हम आगे आज nवीं कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन के लिए आवर्ती, आवर्तकाल और कुल ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं सूक्ष्म संरचना नियतांक। होता क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। दर्शाते हैं इसको अल्फा से। अल्फा बराबर होता है V अपॉन C। अब यहाँ पर हम V की वैल्यू रखते हैं। V की वैल्यू होती है E² 2ε0h, ठीक है, बटे C, या ये इस तरह से लिखा जाएगा E² अपॉन 2ε0hc, ठीक है। हम जानते हैं V की जो पूरी वैल्यू है यानी कि E² 2ε0h ये प्रकाश के वेग के पदों में C अपॉन 137 होती है। बटे में C है तो C से C कैंसिल हो जाएगा, ये माना जाएगा 1/137। या इसको इस तरह लिख सकते हैं 7.2397 गुना 10 की पावर -3। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती की। तो nवीं कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती अर्थात प्रति सेकंड परिक्रमणों की संख्या ये किसके बराबर होगी? Fn बराबर किसके आ जाएगा? Vn अपॉन 2πRn, ठीक है। अब यहाँ पे हम Vn और Rn की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2π Vn की वैल्यू रखिए Z² अपॉन 2ε0NH और Rn की वैल्यू रखिए, ठीक है। Rn की वैल्यू होती है ε0 n² पाई m Z²। अब ये व्युत्क्रम हो जाएगा तो ऊपर आएगा पाई m Z² अपॉन ε0 n²h²। अब इसको सरल करेंगे तो ये माना जाता है m Z² e⁴ 4 ε0² h⁴ इंटू 1/n⁴। ये सभी कांस्टेंट है, इनको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो Fn निर्भर किस पर करेगा? आपकी मुख्य क्वांटम संख्या n पर। n बराबर आपका 1 2 3 4 एंड सोन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम ज्ञात कर रहे हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल हम जानते हैं आवर्ती का व्युत्क्रम होता है तो Tn बराबर किसके? 1/Fn। तो हम यहाँ पे इसका व्युत्क्रम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 4 ε0 का वर्ग h⁴ m Z² e⁴ इंटू n⁴, ठीक है। इसके बाद हम ज्ञात कर रहे हैं nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में गति कर रहा है या एक निश्चित कक्षा में है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी होगी, और वो लगातार गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी होगी। तो कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के तुल्य होगी। ठीक उसी प्रकार nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दर्शा रहे हैं En से, ये किसके बराबर होगी? इस कक्षा में इसकी गतिज ऊर्जा यानी Kn और स्थितिज ऊर्जा Un के योग के बराबर होगी। अब हम ये दोनों मान ज्ञात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को दर्शाते हैं किससे हैं? K से K बराबर होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Kn बराबर 1/2 mvn², ठीक है। अब यहाँ पे Vn की वैल्यू हमें पता है। Vn क्या है? nवीं कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय वेग, ये इसका मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम mvn² का मान ज्ञात कर लेते हैं Vn की वैल्यू रखकर। तो ये आ जाता है Ze² 4πε0 Rn, ठीक है। या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं ये आपका mvn का मान आ गया। अब Kn का मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा Z² 4πε0 और 1/2 था वो गुना हो जाएगी, इसको हम इस Rn के साथ ले रहे हैं तो इस तरह लिख रहे हैं 2Rn, ऐसे लिख सकते हैं। या चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z² 8πε0 Rn, ठीक है। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा क्योंकि नाभिक पर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, तो आपका कूलाम नियम से स्थितिज ऊर्जा के लिए कूलाम नियम से Un किसके बराबर होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पे UN बराबर किसके आ जाएगा? 1/4πε0 ZE इंटू -E/Rn, ठीक है। तो ये मान आ जाएगा 1/4πε0 ZE² अपॉन Rn। या माइनस को आप बाहर ले लीजिए, इस तरह लिख लेंगे UN बराबर -ZE² अपॉन 4πε0 Rn। तो ये हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। अब बात करें हम कुल ऊर्जा की, तो कुल ऊर्जा इन दोनों के बराबर, योग के बराबर।
ठीक है। ई एन बराबर किसके, के एन प्लस यू एन, इन दोनों के योग के बराबर हम दोनों के मान रख देते हैं और जब सरल करते हैं तो ये मान इस तरह से आ जाता है कि ई एन बराबर आ जाता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन 2 RN। ठीक है। अब यहाँ पे RN की वैल्यू रखेंगे। RN क्या है, nवीं कक्षा की त्रिज्या। ठीक है। तो कुल ऊर्जा इस रूप में आ जाएगी, ई एन बराबर किसके, -mz² e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² × 1/n²। अब इस समीकरण से स्पष्ट है कि यहाँ पे ऊर्जा को हम क्वांटीकृत कर सकते हैं। ये मान तो कांस्टेंट है mz/e⁴ ई एन निर्भर किस पर करेगा, एन पर, मुख्य क्वांटम संख्या पर, या कह लीजिए मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गए ई एन। ठीक है। तो इस तरह से हमें स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो क्वांटीकृत होती है। ठीक है। अब उपरोक्त समीकरण में स्मॉल m e⁴ इनके मान रखने पर जब हम इसको सरल करते हैं तो ये मान आता है ई एन बराबर -2.18 × 10⁻⁸ इंटू z² जूल में। ठीक है। तो ये मान हमें जूल में प्राप्त होता है, लेकिन परमाणु ऊर्जा सामान्यतः जूल में व्यक्त न कर किस में व्यक्त की जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त की जाती है। तो हम इसमें जो मान जूल में प्राप्त हुआ है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम जानते हैं ये बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं तो ई एन बराबर आ जाता है -13.6 अपॉन n² इंटू z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये संबंध हाइड्रोजन सदृश्य आयनों के लिए दर्शाएगा nवीं कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा के कुल मान को। ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु की तो Z बराबर हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। Z बराबर 1 लेने पर यहाँ पे मान रखेंगे ई एन बराबर आ जाएगा -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल में व्यक्त करना चाहें तो जूल में यहाँ पे Z बराबर 1 यानी कि आ जाएगा -2.18 × 10⁻⁸ अपॉन n² जूल, या व्यंजक के रूप में। ठीक है। तो ये किसके बराबर था, -me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट h² n²। ठीक है। तो ये आपका कुल ऊर्जा का मान आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। ठीक है। इसका अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ संबद्ध है या परिबद्ध है, अर्थात अगर आपको परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो किसी बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा देनी होगी। ठीक है। तो ये आ जाती है आपकी कुल ऊर्जा हाइड्रोजन सदृश्य आयनों के लिए। ठीक है। अब इसी के आधार पर अगर हम देखें, अगर हम n बराबर 1 लें यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 ले, हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए यदि हम n बराबर 1 लेते हैं तो कुल ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। n का मान 1 रखेंगे तो किसके बराबर आएगी, E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह आप n बराबर 2 लीजिए तो यहाँ पे कुल ऊर्जा E2 ये बराबर किसके हो जाएगी, आपका -13.6 बटे n²। -13.6 E1 के बराबर है तो यहाँ पे हम E1 रख लेते हैं तो E1 बटे 2 का वर्ग यानी कि 4। ठीक है। तो ये आ जाएगा -3.4। और इसी तरह से आप तीसरी कक्षा के लिए, चौथी के लिए, पांचवी के लिए, ठीक है, और nवीं कक्षा के लिए जहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, मुख्य क्वांटम संख्या है 1 2 3 4, इसका मान कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें स्पष्ट होता है कि प्रत्येक कक्षा के लिए ऊर्जा का एक निश्चित मान है, या कह लीजिए प्रत्येक कक्षा से संबद्ध कुल ऊर्जा का एक निश्चित मान होता है। इसी को हम ऊर्जा स्तर के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है। तो ऊर्जा स्तर क्या हो गया, हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न अस्थायी कक्षाओं के संगत ऊर्जा के निश्चित मान को ऊर्जा स्तर के रूप में व्यक्त करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि कुल ऊर्जा सदैव क्या होती है, ऋणात्मक। आप कोई से भी कक्षा के ले लीजिए, कुल ऊर्जा सदैव क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अतः अधिक परिमाण का आशय किससे है, निम्न ऊर्जा से है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं -13.6 पहली कक्षा के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मान तो अधिक है लेकिन ये ऋणात्मक मान है, यानी कि ये निम्न ऊर्जा है। इससे ज्यादा ऊर्जा दूसरी कक्षा में होगी, उससे ज्यादा तीसरी में, उससे ज्यादा चौथी में, और इसी तरह से। ठीक है। आपकी ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाएगा। और n बराबर इन्फिनिटी, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से अनंत दूरी पर हो तो ऊर्जा का मान आपका 0 होता है, यानी कि n बराबर इन्फिनिटी के संगत ऊर्जा का मान 0 होता है। ठीक है। अब ध्यान रखिए, यदि इलेक्ट्रॉन
परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ठीक है, तो n बराबर 1 पहली कक्षा में है, तो ये अवस्था कहलाती है इसकी मूल अवस्था। इसके अलावा ये अगर किसी अन्य उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में है तो ये अवस्था कहलाती है इसकी उत्तेजित अवस्था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि हम एक ग्राफ के रूप में आपका दर्शा रहे हैं, या कह लीजिए रेखा चित्र के आधार पर हम दर्शा रहे हैं ऊर्जा स्तर को हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो n बराबर 1 मान कितना होता है -13.6, n बराबर 2 इसके लिए मान कितना होता है -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 3 -1.51, और इसी तरह से ये मान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और अनंत दूरी पर मान कितना होगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के तुल्य होती है, या परिमाण के रूप में कहे तो परिमाण दोनों के बराबर आएंगे, जबकि आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा की आधी होती है परिमाण के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया ऊर्जा स्तर और ये आपका हो गया संबंध इनमें, ठीक है। और इनके पर आधारित आपके न्यूमेरिकल आते हैं। किसी भी कक्ष के लिए कुल ऊर्जा का मान दे देगा, आपसे पूछेगा कि गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए और स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, जो आपको कुल ऊर्जा का मान दिया है उसका ऋणात्मक मान ले लेंगे, या कह लीजिए उसका परिमाण ले लेंगे, वो तो हो जाएगी गतिज ऊर्जा का मान, और उसका आधा कर जो मान दिया है उसका आधा मान ले लेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगी उसकी स्थितिज ऊर्जा। इस तरह से हम इसको दूसरा, सॉरी, स्थितिज ऊर्जा आधी होती है कुल ऊर्जा की, ठीक है, तो इसका दुगुना कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।